आज अपन मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि गैलीलियन रूपांतरण और जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है कि गैलीलियन ये कहता है कि यदि कोई भी स्थिर निर्देश तंत्र है और उस स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर किसी कण की स्थिति ज्ञात है तो उसी कण की अपन किसी गतिशील निर्देश तंत्र में भी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे रूपांतरण को अपन बोलते हैं गैलीलियन रूपांतरण। और गैलीलियन रूपांतरण में अपन ने ये चीज पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले अपन ने किया था स्थिति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। और स्थिति का रूपांतरण में सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला था वो था R डैश इक्वल्स टू R माइनस VT। ये स्थिति का रूपांतरण था। X, Y और Z के कोरेस्पॉन्डिंग अपन पोजीशन निकाले तो वो X डैश इक्वल्स टू था X माइनस VXT, Y डैश के अकॉर्डिंग था Y डैश इक्वल्स टू Y माइनस VYT और Z डैश इक्वल्स टू Z माइनस VZT। ये स्थिति के रूपांतरण है। केवल x दिशा के अनुदिश अपने को लिखना है तो क्या लिखेंगे x डैश इक्वल्स टू x माइनस VXT। इसी प्रकार से अपन ने निकाला था वेग का रूपांतरण, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वो कितना आया था v डैश इक्वल्स टू v माइनस कैपिटल V। उसके बाद में अपन ने निकाला था और ये वेग कैसे आया था, स्थिति में परिवर्तन की दर। जब पोजीशन वाले का डिफरेंशिएशन किया, अपन ने अवकलन किया, उसके बाद में अपन ने निकाला था त्वरण। और अपने को पता है कि गैलीलियन रूपांतरण में S निर्देश तंत्र में त्वरण A और S डैश निर्देश तंत्र में त्वरण A डैश दोनों बराबर थे। A डैश बराबर था A के। तो इस नियम को अपन ने बोला था त्वरण निश्चरता का नियम। यानी गैलीलियन रूपांतरण में S और S डैश दोनों निर्देश तंत्रों में त्वरण समान रहता है और इस नियम को अपन बोलते हैं त्वरण निश्चरता का नियम। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था बल, और बल भी क्या था F डैश इक्वल्स टू F। इसका मतलब बल भी दोनों निर्देश तंत्रों में बराबर रहता है, तो इसको अपन ने बोला था बल निश्चरता का नियम। एक अपने पास टॉपिक आता है 1.5 के अंदर, एग्जाम में अपने से पूछता है। उसके बाद में ये पूछता है कि दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन का रूपांतरण कीजिए। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। जो स्ट्रेट लाइन जो होती है बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण अपन करेंगे। आज का अपना पॉइंट है दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का अपन रूपांतरण निकालें तो वो किस प्रकार से अपन निकालेंगे, तो गैलीलियन रूपांतरण की हेल्प से अपन सबसे पहले दो निर्देश तंत्र लेंगे। अपने को पता है कि गैलीलियन रूपांतरण में कम से कम दो निर्देश तंत्र होने चाहिए। एक निर्देश तंत्र स्थिर होना चाहिए और दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव करना चाहिए, यानी v वेग से गतिशील होना चाहिए। तो विस्थापन जो है वो दोनों में किस प्रकार से निकालेंगे अपन। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि S और S डैश दो निर्देश तंत्र है अपने पास। ये S निर्देश तंत्र है जो स्थिर है, ये S निर्देश तंत्र है, ये Y पॉइंट हो जाएगा इसका, ये X और ये Z, ये ओरिजिन पॉइंट O। और दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है जो V वेग के साथ गतिशील है और ये एक जगह स्थिर है। ये कोई दूसरा निर्देश तंत्र है S डैश। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो X डैश, Y डैश और Z डैश। इसका ये ओरिजिन पॉइंट जो होगा वो O डैश।
तो अपन मान लें कि यहां एक पॉइंट है P, और P को मूल बिंदु से मिलाने वाला सदिश होता है स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश को डियर स्टूडेंट्स किससे लिखते हैं? आर वेक्टर से। अपन बात करें कि ये जो पॉइंट P पर कोई पार्टिकल है, कुछ समय बाद, यानी ये खुद गतिशील है, कुछ समय बाद ये पार्टिकल पहुंच जाता है पॉइंट Q के ऊपर। यहां पहुंच जाता है पॉइंट Q के ऊपर। तो पॉइंट P और Q के बीच की जो सिद्ध दूरी है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट D। ये अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे S निर्देश तंत्र में, उसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे S डैश निर्देश तंत्र में। तो ये R1 कह दें इसको, P पॉइंट का जो स्थिति सदिश है, और Q पॉइंट का स्थिति सदिश जो है उसको अपन क्या कह दें? R2 वेक्टर कहते हैं। तो अपने को स्थिति सदिश निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर इसका अपन निकालेंगे तो सदिशों के त्रिभुज नियम का यूज करेंगे, यानी वी यूज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के त्रिभुज नियम का उपयोग करने पर। तो सदिशों का त्रिभुज नियम का उपयोग करें तो मैंने आपको बताया था कि सदिशों का त्रिभुज नियम क्या है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं ए और बी दो सदिशों को व्यक्त करती हैं, तो विपरीत दिशा में मिलने वाला सदिश उनके परिणाम को व्यक्त करता है, रिजल्ट आर। और ये क्या होता है? कि सबसे जो लंबी भुजा है वो बाकी दो के योग के बराबर होती है, यानी आर वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां अपन ये ट्राइंगल दिख रहा है अपने को ओ पी क्यू में, सबसे लंबी भुजा है R2। तो सबसे लंबी भुजा है अपने पास R2 वेक्टर इक्वल्स टू किस किस के सम के इक्वल होगा? ये इक्वल होगा R1 वेक्टर, और ये विस्थापन है D वेक्टर। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो R2 वेक्टर बराबर होगा R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर, यानी R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर। यहां से अपने को क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है D। तो यहां से अपन विस्थापन निकालें D, तो D वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1, यानी R2 वेक्टर में से घटा दें R1 वेक्टर को, ये प्लस का इस साइड में आएगा माइनस का। तो ये जो है S निर्देश तंत्र में विस्थापन है, इक्वेशन फर्स्ट। ये जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हुई किसमें? S निर्देश तंत्र में। अब दूसरा निर्देश तंत्र है अपने पास जो V वेग से गतिशील है, ये स्थिर है। अब गतिशील निर्देश तंत्र के अंदर अपन विस्थापन देखेंगे। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका यह है कि पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, चाहे आप इस निर्देश तंत्र से मेजर करो या इस निर्देश तंत्र से मेजर करो या कहीं और से मेजर करो, ये जो दूरी है ये फिक्स रहेगी। इस निर्देश तंत्र में इसको D न कह के मैं क्या कह देता हूं? इसको D डैश, क्योंकि S डैश निर्देश तंत्र में जितने भी फैक्ट्स अपने पास होंगे वो सारे के सारे डैश के रूप में होंगे। जैसे इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। इसके अंदर विस्थापन यदि D है तो इसके अंदर क्या होगा? D डैश। मूल बिंदु से अपन वही दो स्थिति सदिश लें, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका मान लें ये R1 है तो इसमें क्या हो जाएगा? ये R1 डैश, और ऐसे इसका अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा? R2 डैश। तो इस त्रिभुज में विस्थापन अपन निकालें तो वो किस प्रकार का होगा? क्या लिखेंगे? सबसे लंबी जो भुजा है R2 डैश, देखो ये इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, छोटे वाले की, क्योंकि अब की बार इसमें विस्थापन निकाल रहे हैं अपन। तो क्या होगा? R2 डैश इक्वल्स टू R1 डैश प्लस D डैश। अब की बार ये D नहीं लेना अपने को, D डैश मानना है, क्योंकि अपन S डैश में है अब की बार। तो R1 डैश प्लस D डैश, अपने को विस्थापन निकालना है D डैश, तो D डैश इक्वल्स टू क्या होगा? R2 माइनस R1,
यानी R2 डैश माइनस R1 डैश, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास। इक्वेशन नंबर 2। अब अपन डायरेक्ट तो ये लिख सकते हैं इसको कि अपने को दिख रहा है कि जितना d डिस्टेंस है उतनी d डैश है, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट कहती है कि d इक्वल्स टू है R2 माइनस R1, सेकेंड इक्वेशन कहती है कि d डैश इक्वल्स टू है R2 डैश माइनस R1 डैश। तो अपन डायरेक्ट इसको d बराबर d डैश नहीं लिख सकते, क्योंकि LHS या RHS में कोई भी एक क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि गैलीलियन का जो स्थिति रूपांतरण है, जो स्थिति रूपांतरण अपन पढ़ते हैं गैलीलियन का, वो ध्यान में रखेंगे। और वो क्या होता है, R डैश इक्वल्स टू होता है R माइनस VT। तो गैलीलियन की स्थिति रूपांतरण का यूज करेंगे। नाउ यूजिंग पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी स्थिति रूपांतरण का उपयोग करने पर, तो क्या लिखेंगे अपन, क्या होता है R डैश इक्वल्स टू, अपने पास क्या होता है, स्थिति वाले को ध्यान में रखो, R डैश इक्वल टू होता है R माइनस VT। आपको पता हो ये V क्या है, S डैश निर्देश तंत्र का वेग है जो कांस्टेंट होता है। अपने को यहां क्या चाहिए, R1 डैश और R2 डैश, और ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो मैं इसको R1 बनाऊं तो इसको यहां पर R1 लिखना पड़ेगा और इसको यहां R1, ये हो गया R1 डैश। सिमिलरली R2 डैश एंड R2 डैश क्या आएगा, R1 की जगह R2 आ जाएगा माइनस VT। ये R1 डैश और R2 डैश की वैल्यू पुट करें अपन किसमें, इक्वेशन 2 में। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज d डैश इक्वल्स टू, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान रखना। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जिसने नहीं पढ़ा है वो कृपया करके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को जरूर पढ़ लें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। R2 डैश की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, R2 माइनस VT। जनरल अपन छोटी क्लासेज में जो काम में लेते हैं वही नॉर्मल मैथमेटिक्स अपन काम में ले रहे हैं। तो माइनस R1 डैश की वैल्यू R1 माइनस VT, इसको अपन ओपन करें तो d डैश इक्वल्स टू R2 माइनस VT, ये माइनस R1 वेक्टर माइनस माइनस प्लस VT, अब ये प्लस VT है और ये माइनस VT है, देन दे आर कैंसिल टू ईच अदर, दोनों कैंसिल। तो क्या बच जाएगा, d डैश वेक्टर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 वेक्टर, ये दे दिया अपने इक्वेशन नंबर 3। ये विस्थापन जो है ये किस में आया है, S डैश निर्देश तंत्र में। S निर्देश तंत्र में विस्थापन कितना है, d इक्वल्स टू R2 माइनस R1। S डैश निर्देश तंत्र में विस्थापन कितना आया है, d डैश इक्वल्स टू R2 माइनस R1। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करें अपन। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, तो देखो दोनों के RHS बराबर हैं, R2 माइनस R1 और इसका भी R2 माइनस R1, तो LHS भी बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हैं अपन, LHS इसका क्या है, D वेक्टर, तो D वेक्टर इक्वल्स टू D डैश वेक्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों निर्देश तंत्र के अंदर D क्या है, S निर्देश तंत्र में विस्थापन, और D डैश क्या है, S डैश निर्देश तंत्र में विस्थापन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों निर्देश तंत्रों में कण का विस्थापन है वो समान रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी निर्देश तंत्र से इसको मेजर कर लो, PQ की डिस्टेंस है वो सेम रहनी है। आपको दिख रही है डायग्राम के अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसको चाहे यहां से मापो चाहे यहां से मापो, कहीं से मापो, इसको बोलिए ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी। अब देखो गैलीलियन क्या करता है कि दोनों निर्देश तंत्रों में जो भी क्वांटिटी इक्वल आती है उसको निश्चरता का नियम देता है। ये निश्चरता का नियम है, लेकिन किसका, विस्थापन का निश्चरता का नियम, और कई बार अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या लिखोगे, आता है दोनों निर्देश तंत्रों में
कणों का विस्थापन समान रहता है। इसे विस्थापन निश्चरता का नियम कहते हैं। विस्थापन निश्चरता का नियम कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हो।